बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे स्पेशल विद तंज़ीला मज़हर। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और ज़ाहिर है सारी दुनिया ही इस वक्त गमगीन भी है, लेकिन हम कहते हैं कि ज़िंदगी के तमाम मामलात चलते रहते हैं। और ऐसे ही कुछ ऐसे घर हैं जहाँ पर बहुत सोगवारियत है। हमारे बहुत सारे दोस्त, हमारे बहुत सारे अहबाब ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्यारे खोए, और कोरोना की वजह से ओवरऑल भी अगर देखें तो एक उदासी का समा है, कुछ खौफ भी है। और पाकिस्तान में कोशिशें तो होती रहीं कि लोग SOPs का ख्याल करें, एहतियात करें। फिर हमने देखा एक लॉकडाउन हुआ ईद से जो पहले वाला हफ़्ता था, उसमें तमाम मार्केट्स बंद रहीं, ट्रांसपोर्ट्स बंद रहीं। दुआ करते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें वाकई में फ़ायदेमंद साबित हों और पाकिस्तान में इस बीमारी का ज़ोर टूटे। और हम देखें कि जब ईद के बाद वापस हम अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट कर जाएँ तो जो ग्राफ है इस बीमारी का, जो पॉजिटिविटी रेट है, वो कम हो रहा हो। बहरहाल जी, आज ईद का दिन है और ईद मनाना हमारे रिलीजन का हिस्सा भी है, और ईद के साथ बहुत सारी रवायतें जुड़ी हुई हैं। जो सबसे पहली रवायत है वो ये है कि ख़वातीन बहुत सारी चूड़ियाँ पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं। मेहंदी तो खैर मैंने नहीं लगाई, लेकिन आप तैयारी करते हैं, आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, आप अपनी फैमिली से मिलते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ईद एक मौका है, ईद एक बहाना है उन तमाम लोगों को मनाने का जो आपसे किसी न किसी वजह से नाराज़ हूँ। तो वो जो सेंड टू ऑल वाली ईद है और ईद मुबारक का मैसेज है, वो शायद इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता जैसा आपको इन पर्सन मैसेज करके, कॉल करके लोगों को ईद मुबारक कहना चाहिए। मिलने मिलाने से गुरेज़ करना चाहिए, कम जगहों पे जाना चाहिए क्योंकि कोरोना है। बहरहाल हम आप सबको ईद की बहुत मुबारक कहते हैं GTV की टीम की तरफ से, मेरी तरफ से। और मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत पैनल है। आज के दिन की मुनासबत से बहुत ही खूबसूरत लोगों को मैंने यहाँ पे बुलाया है। और ये जो लोग हैं, ये ज़ाहिरी बात है आज आपके साथ अपनी ईद की खुशियाँ भी शेयर करने के लिए आए, तो मैं सबसे पहले तो इनकी बहुत मशकूर हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल करीम कुंडी साहब, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक डिप्टी स्पीकर भी हैं, और इस वक्त अगर बात करूँ तो डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पार्टी के। बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अफशा तहसीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अफशा इज़ फ्रेंड, और अफशा पाकिस्तान में जो कमीशन बना है बच्चों के हुकूक पर काम करने के लिए, उसकी चेयरपर्सन हैं। अफशा बहुत शुक्रिया, और आपको ईद मुबारक। फैसल आपको भी ईद मुबारक। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नौरीन सरफराज साहिबा, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और एस्थेटिक फिजिशियन भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपसे हम कुछ टिप्स भी लेंगे। और ख़ूबसूरत नज़र आने का शौक़ सभी को होता है, कुछ लोग अफोर्ड करते हैं आप जैसे लोगों को, कुछ लोग नहीं करते। तो आपसे अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज़ भी पूछेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक, जो डॉक्टर है, और फ़ारूक जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट का अपना बहुत ही अच्छा सा सेटअप रन करती हैं। फ़ारूक इज़ आल्सो फ्रेंड। तो बहुत शुक्रिया फ़ारूक आने के लिए और आज ईद के दिन हमें वक्त देने के लिए। आप सबको ईद मुबारक। और बहुत सारी ख़वातीन के बीच में फैसल साहब, आप आज हमारे साथ ईद मना रहे हैं, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ईद के दिन सबसे पहली जो फीलिंग है, क्योंकि ये ईद ज़ाहिर है मुख्तलिफ है, कोरोना की वजह से पाकिस्तान भी दुनिया के साथ साथ बड़े टफ़ हालात से गुजरा है, तो कैसे आप देख रहे हैं इस दफ़ा की ईद को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको और तमाम जो यहाँ पे बैठे हैं कुलीग, उनको भी ईद मुबारक, और आपके जो भी देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। देखिए, इस दफ़ा की ईद जो है वो टोटली डिफरेंट है बाकी ईदों से। पिछले साल भी थी, लेकिन इस दफ़ा उससे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस पूरे पेंडेमिक में, कोरोना के उसमें काफ़ी दोस्तों को और रिश्तेदारों को मुख्तलिफ़ लोगों ने उसको खोया। और जिस तरीके से अब ये पेंडेमिक गुज़र रहा है और बहुत सी कोशिश रही है हर तबके फ़िक्र के लोगों की, हुकूमत की, अपोजिशन जमातों की, कि कोशिश की जाए कि SOP को फॉलो किया जाए। और मेरी भी रिक्वेस्ट है अभी जो लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जो SOP है उसको फॉलो किया जाए। ये बड़ा मुश्किल है हमारे माशरे में, क्योंकि ईद पे अब जब आप मिलते हैं आपको गले मिलना पड़ता है, हाथ मिलाना पड़ता है। पिछले साल भी ये चीज़ थी, और हमारे लिए बहुत मुश्किल है, स्पेशली पॉलिटिशियंस के लिए, क्योंकि जब हम हलकों में जाते हैं तो जो आपको मिलते खुशी हैं में भी जाना है, गमी में भी जाना है, वो भी है। और प्रॉब्लम ये है कि अभी आपको अगर साल में कोई भी नहीं मिले, लेकिन ईद के दिन जो है वो सारे इकट्ठे आपको ईद मुबारक मिलने के लिए लोग आते हैं। आपको उनको एंटरटेन करना पड़ता है, मिलना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं मौजूद नहीं हूँ या ये चीज़ें। और बड़ा अनफॉर्चुनेट ये है कि अभी तक हमारे जो रूरल एरिया के लोग हैं उन्होंने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, कोरोना को, कि वाकई कोरोना है कि नहीं है। अफशा ईद ज़ाहिर है इस दफ़ा सबके लिए डिफरेंट है,
वो वाली फेस्टिविटी नहीं नज़र आई। चांद रात को बिल्कुल सब कुछ बंद था। अच्छी बात है, सख्ती करनी पड़ती है पाकिस्तान में, क्योंकि ज़बरदस्ती ही आपको ये भी बताना है कि बीमारी है। तो आपकी ईद और कैसी फीलिंग्स हैं कोरोना की वजह से, और क्या कहेंगी देखने वालों को कि वो कितना SOP का ख्याल रखते हुए ईद मना सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच तंजीला। सबसे पहले तो मैं यहाँ पैनल जो मौजूद है और तमाम जो व्यूवर्स हैं उनको ईद मुबारक कहती हूँ, और उसके साथ साथ हमारी दुआ भी है और हमारी नेक तमन्नाएँ भी हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनकी फैमिलीज़ किसी न किसी हवाले से कोरोना का शिकार हुए। तो मैं इसी हवाले से कहूँगी कि ये बिल्कुल एक अच्छा इकदाम है जिसमें बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया गया है और बहुत ज़्यादा जो लोगों का रश था बाज़ारों में वो कम हुआ है। तो मुझे लगता है कि ईद के जो चंद दिन हैं डेफ़िनेटली अगर हम SOPs को फॉलो करेंगे तो ये थोड़ा सा ग्राफ और भी नीचे आएगा। इसमें जो एक परेशानी वाली बात है कि अभी तक पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे हमारे लोग ख़ास करके रूरल एरियाज़ में अभी तक इस चीज़ पे वो यकीन नहीं कर रहे। तो जो लोग नहीं कर रहे, सुनने वालों को मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप 1 या 2 हॉस्पिटल्स में भी चले जाएँ, वहाँ पे आप कोरोना के मरीज़ों की हालत देखें तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी ख़तरनाक बीमारी है और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इलाज से पहले अपनी हिफाजत करना, प्रिवेंशन करना, SOP करना रूरल बहुत एरिया की ज़रूरी तो हम है। बात करें, लेकिन शुक्र है कि वहाँ पे मॉल्स नहीं है। शहर में तो पढ़े लिखे लोग हैं, और बिल्कुल। जिस तरीके से मॉल्स में भरे हुए थे, ऐसे लग रहा था जैसे मुफ्त में शायद यहाँ से कुछ चीज़ें और मिल इसमें रही जो एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, अभी आपने पोलियो वैक्सीन की बात की, बिल्कुल ये हमारे अपने मुशाहिदे में आया है कि मैं खुद नेशनल कोऑर्डिनेटर रही हूँ पोलियो की, UN में मैं जब जॉब करती थी। तो एक मिथ थी कि भाई इसको पोलियो वैक्सीन को लेने से बहुत सारे आपके साथ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और आपके बच्चे नहीं होंगे और बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। इसी तरह से इस वैक्सीन के हवाले से भी अब बहुत ज़्यादा थ्योरीज़ जो हैं वो लोग जो है पेश कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने मुझसे, मेरे हस्बैंड से, हमसे भी पूछा कि हमने तो सुना है कि इसको लेने से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये बहुत तरह के लोगों के अंदर जो क़यास आराइयाँ शुरू हो गई हैं। तो मेरे ख़्याल से इस मिथ को डिस्पेल करने की ज़रूरत है। मैंने ख़ुद कल वैक्सीन लगाई है, तो कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल आप सेफ़, साउंड, इट्स वेरी वेरी नॉर्मल। तो इन चीज़ों पे आप यकीन ना कीजिए क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन कराएं। घर का एक मैसेज फ़र्द ये है भी कि किसी वैक्सीन ना कराएं। किसी हवाले से अगर इसका शिकार होता है तो पूरा घराना शिकार होता है। तो खुदारा इस चीज़ को बहुत सीरियसली लीजिए और उस पे अमल कीजिए। ठीक हो गया जी, वैक्सीन कराएं जी। ये तो पहले 2 मेहमानों का तो, बल्कि हम सबका ही मैसेज ये है, जिन्होंने कराई है, जिन्होंने नहीं कराई, हम बिलीव करते हैं कि वैक्सीन से किसी हद तक बचत मुमकिन है। डॉक्टर नूरीन, आप ज़ाहिर है बिजनेसेस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं और आप एक क्लिनिक ऐसा रन करती हैं जो कि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा आना जाना लोगों का, किस तरीके से मैनेज करती रहीं? और ईद से पहले तो बड़ा रश होता है। बिल्कुल तंजीला, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक मुबारक। जितने भी पैनलिस्ट इधर बैठे हुए हैं और व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। जैसे हमने बात की है कि कोविड का आजकल दौर है, SOPs फॉलो करें। वैक्सीन की जहाँ तक बात हो रही है तो बिल्कुल इसमें हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं कि जिन्होंने कराई हैं उनको बताया, क्योंकि लोग डरते हैं कि इसके बाद कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए या दोबारा से कोरोना ना हो जाए। तो हमें उनको एजुकेट करना है कि ये सारा चीज़ जो है ये मिथ है आपकी बनाई हुई। थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स तो होगा क्योंकि इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग बिल्ड होगी, तो थोड़ा बहुत रिएक्शन हो सकता है। वो भी ज़रूरी नहीं कि हर किसी में हो, हर किसी की इम्यूनिटी सिस्टम एक डिफरेंट बिल्डअप से है। हो सकता है किसी में माइल्ड सिम्टम्स हों, किसी में बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हों। हमने भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है SOPs का अपनी क्लिनिक में। हम पूरे प्रोटेक्टिव मेजर्स करते थे, पेशेंट्स को भी हिदायत करते थे कि आप बिला ज़रूरत मत आएँ, और जब आपको ज़रूरत महसूस होती है या आपको बहुत ही इमरजेंसी तब आएँ, क्योंकि हम सिर्फ एस्थेटिक से डील नहीं करते, हम सिर्फ यानी कॉस्मेटोलॉजी से नहीं, बल्कि हम पेशेंट की जो क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी है उससे भी डील करते हैं। इसमें डिफरेंट डिजीज़ होते हैं, उनको भी हम कहते थे कि आप स्टरलाइज करें। हम प्रोटेक्टिव PPE सूट्स पहनते थे जो हमारी बहुत मुश्किल काम था। अच्छा, इस शौक की तरफ मैं आऊँगी, लेकिन फ़र्रुख नौशीन, आपका काम जो है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ज़ाहिर है हेयर ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में नया तो नहीं है, लेकिन अब उसके बारे में अवेयरनेस बहुत हो गई। और मतलब ख़वातीन की खूबसूरती के बारे से तो हम बहुत बात करते रहते हैं, लेकिन मर्दों को भी ज़ाहिर हक़ है खूबसूरत नज़र आने का, और ज़्यादा वो हक़ जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट की सूरत में इस्तेमाल होता है। तो ईद से पहले क्या आपके पास भी कोई रश होता है, और कोरोना की वजह से आपके क्लिनिक पे क्या सूरत हाल रही? बेसिकली रमज़ान में जितने भी हेयर ट्रांसप्लांट वाले हैं उनका काम थोड़ा सा डिक्लाइन पे चला जाता है, और जो एंड ऑफ रमज़ान होता है उसमें क्योंकि मर्द हज़रात के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि उन्होंने घर को मैनेज करना है, ये चीज़ें लेके आनी हैं,
तो आखिरी 5 दिन तो वैसे ही काम नहीं होता, तो वो क्योंकि लॉकडाउन भी था और हमने भी उसको फॉलो किया कि जी चलें इसी बहाने आराम मिलेगा, वरना आप पेशेंट कह रहा है कि आना है, आप कहेंगे नहीं भाई लॉकडाउन है मैं तो घर से बाहर नहीं निकलूँगा। तो उस चीज़ को मैंने तो बड़ा इन्जॉय किया कि वो इतने आराम के दिन हमें वैसे नहीं मिलते। देखिए बिज़नेस का जहाँ तक ताल्लुक़ है ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं ऑन एंड ऑफ। सबसे पहले आपकी ज़िंदगी और आपकी लाइफ है। अगर आप आज वेंटिलेटर पे पहुंच जाएं, आपको पता है कि वेंटिलेटर पे रहना कितना तकलीफ़ दे है, आपके मुंह पे सैकड़ों नालियां लगी हुई हैं, आपको पाइप के ज़रिए खाना दिया जा रहा है, आपको पता नहीं है कि आर्टिफिशियल ऑक्सीजन में आपको पता नहीं है कि आप वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले तो वैक्सीन की जहाँ तक बात हो रही है, मैंने ख़ुद दोनों डोजेज़ करवाई हैं और इसके बारे में जितनी बातें फैलाई जा रही हैं वो गलत हैं। और पाकिस्तान जैसा मुल्क खुशनसीब है कि फिर भी यहाँ पे फ्री वैक्सीन दी जा रही है। जो भी गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया बनाया है कि जो लोग जो भी कंट्री जो भी रजिस्टर कर रहे हैं उसको उसकी हो रही है उसकी हो रही है। और आप लकी हैं कि अगर यही वैक्सीन पैसे दे के होना स्टार्ट हो जाए, आप बोर्ड लगा दें, अलाउ हो जाए जी आप आएँ 50,000 पे करें, आपको वैक्सीनेशन करेंगे, तो शायद हर कोई हम अपने जेवर बेच के करवाएंगे। तो वैक्सीन हम लकी हैं कि जैसे मुझे भी मेडिकल लाइन की वजह से फ्री हो गई मेरी गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें कुछ भी नहीं किया, रजिस्टर किया, नंबर आया, उस पर गए हैं और काफ़ी बेहतर सिस्टम है बाकी चीज़ों की निस्बत। तो वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, बिज़नेस भी चलता रहेगा, सारी चीज़ें चलती रहेंगी। और वैक्सीनेशन के बावजूद भी आपने SOP फॉलो करना है कि मास्क पहनना है। उसके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है कि आप यही कहेंगे जी मेरी वैक्सीनेशन हो चुकी है तो मैं तो अपना मास्क पहनूंगा ना SOP फॉलो करूंगा। आपने सारी चीज़ें वैसे ही फॉलो करनी है। सिर्फ़ और सिर्फ ये आपको जब आपने कोविड की वैक्सीनेशन करवाई है तो आप ICU में जाने से बचेंगे कि अगर आपको होता भी है तो शायद आपको माइल्ड हो, इतना एक उम्मीद आ जाती है और एक ज़ाहिर एक आपको सेफ्टी भी मिल जाती है। एक ब्रेक से वापस आ रहे हैं जनाब और फिर कुछ ईद की तैयारियां और ईद पे क्या एक्टिविटीज़ होती हैं अपने मेहमानों से वो पूछेंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में, और जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है उनको ईद मुबारक कहेंगे, आपकी फैमिलीज़ की ईद मुबारक। बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं इस बार जो बाहर के मुल्कों में हैं, कुछ सफरी पाबंदियों का भी काफ़ी सामना है और कुछ लोगों ने ये शऊरी तौर पर फ़ैसला किया है कि वो इस दफ़ा सफ़र करके नहीं जाएंगे कोरोना की वजह से। अब तो इतनी आपके पास सहूलत है, आप जो है वो फेसबुक लाइव पे भी एक दूसरे को देख सकते हैं, जूम पे लोगों ने शादियाँ जो हैं कोरोना के दिनों में अटेंड की हैं, इसी तरीके से आप वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। तो जितनी एहतियात कर सकें उतनी एहतियात करें। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है, हमने भी यहाँ पे कोशिश की है कि ओपन एयर में बैठ के प्रोग्राम करें ताकि हम सारे सेफ़ भी रहें और आप लोगों के साथ ईद की खुशियाँ भी शेयर करें। फैसल साहब, ईद ज़ाहिर है आपने एक तो बता दिया कि पॉलिटिशियन की, जब हम कभी आपको प्रोग्राम से बुलाने के लिए फ़ोन करते हैं जब आप हदकों में होते हैं, या आप कहते हैं हम किसी की फौतगी हुई है फातिहा के लिए आएँ या जनाजे में आएँ या किसी की शादी में आएँ, कितनी सारी शादियाँ बंदा एक हफ्ते में अटेंड कर सकता है, फिर आप हर जगह जाके खाना खाते हैं। ईद पे भी ऐसी दावतें होती हैं कि हर बंदा ही कहेगा कि नहीं मेरे घर ईद पे ज़रूर आएँ, या सारे ही मिलने आते हैं, तो क्या होता है ईद पे? नहीं, ईद डिफरेंट होता है बनिस्बत दूसरी चीज़ों से। देखें, हल्के में जो नॉर्मल रूटीन की जो शादियाँ होती हैं, जो वीकेंड्स पे नॉर्मली होती हैं, या खुदा माफ़ी दे कोई फौतगी होती है, तो उस पर तो आपको जाना पड़ता है, शादी अटेंड करनी पड़ती हैं, वो तो फिर स्पेसिफिक डेट है, वीकेंड पे होती हैं। ईद पे नॉर्मली नहीं होता। ईद पे तो पहले दिन जो हमारा होता है वो तो सिर्फ ये है कि बहुत इजी होता है फैमिली के साथ या उसके साथ। दूसरे तीसरे दिन जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग जो है मिलने आते हैं, उसमें फिर ये होता है कि वो सारा दिन हमें वहाँ पर घर पे रहना पड़ता है और लोग आते हैं डेफिनेटली आपके पास, और आप ना हो तो ये बड़ी बुरी बात है। तो दूसरे और तीसरे दिन ईद के जो है वो बिल्कुल ही कमिटेड होते हैं हल्की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के साथ। सुबह से शाम तक जो लोग आते रहते हैं उनसे ईद मिल रहे होते हैं। अफशा, ईद कैसी गुजरती है? बच्चों के साथ फरमाइशें होती हैं, ज़ाहिर है सारा वक्त आप काम कर रही होती हैं, तो ईद वाले दिन फिर बिल्कुल रिलैक्स या प्यार श्यार होके? मैं चूँकि एक वर्किंग लेडी हूँ तो मेरे लिए तो ईद जो है वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि ईद का दिन है जिसमें हम अपनी फैमिली के साथ हैं और हम रूटीन से हट के तमाम काम कर रहे हैं। और मुझे तो खाना पकाना भी बहुत अच्छा लगता है। मेरे लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेस रिलीवर होता है कि आप वो सारे काम करें जो अदरवाइज़ रूटीन लाइफ में आप नहीं कर सकते। आप वो वाले कपड़े पहने जो आप ऑफिस
पहन के नहीं जा सकते, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, अपने ससुराल के साथ, बहन भाइयों के साथ। तो मेरे लिए तो ईद एक बड़ा ही खूबसूरत दिन होता है और मैं पहले दिन से इसी चीज़ पे परेशान हो जाती हूँ कि ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा और हम वापस अपनी रूटीन में चले जाएंगे। क्या करती हैं, क्या मतलब पकाने के अलावा? ईद में एक तो पकाने के अलावा जो है आप थोड़ा सा गपशप लगाते हैं, टीवी दावत देखते शावत हैं। भी करती हैं लोगों की? बहुत ज़्यादा नहीं। डॉक्टर नौरीन, आप बताएं मुझे अक्सर जो फ्रेंड्स हैं वो लोगों को मसला होता है कि आईब्रोज अपलिफ्ट करानी है, कैसी चीज़ें लेके लोग आपके पास आते हैं, उनके दिमाग में कैसे ही आइडिया आ जाता है? यू थिंक कि लोगों की ऑब्जर्वेशन आपको फोर्स करती है कि आपके फेस पे कोई मसला है, या वैसे बस शौक होता है कि नहीं वी शुड लुक मोर गुड? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। असल में आजकल मीडिया का इतना दौर है और ऊपर से जो यंगस्टर्स हैं और हर एज की ख़वातीन वो चाहती कि हम खूबसूरत नज़र आएँ, और बहक भी है खूबसूरत नज़र आना हर किसी का एक ख्वाहिश होती है कि मज़ीद से मज़ीद अच्छे लगे हम। तो मीडिया ने इतनी अवेयरनेस फैला दी है। दूसरा, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आजकल लोग डिस्क्लोज़ करने लग गए हैं। पहले तो आप किसी से पूछते थे तो वो कहते थे कि नहीं इट्स नेचुरल, ये ऐसे ही है, बस मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज की है। लेकिन अब इस बारे में लोग ओपन अप हुए हैं कि वो बता देते हैं कि हम प्रोसीजर करवा रहे हैं, और करवा भी लेना चाहिए। इसकी कोई ख़ास एज आपके नहीं है। बिजनेस को फ़ायदा हुआ ये सेल्फी कल्चर से ना, ये बहुत बिल्कुल, ज़्यादा। आप देखिए, आप सेल्फी कल्चर में आप जब एडिटिंग करते हैं तो अपनी जॉ लाइन शार्प करते हैं, और इस तरह जो आपको अपने अंदर महसूस हो रही होती है चीज़ें वो उसमें आप एक जैसा करते हैं। बल्कि काफ़ी अर्सा पहले एक सर्वे भी हुआ था, उसमें लोग कहते हैं ख़वातीन की शक्लें क्यों एक जैसी दिखने लग गई हैं, बिकॉज सबकी एक शार्प एंगल जॉ लाइन हो गई है, चीक्स भी पॉप आउट कर गए हैं। तो वो फ़ोटोशॉप का भी बहुत कमाल होता है। लेकिन अच्छी बात है, अवेयरनेस आनी चाहिए। पर ईद आपकी कैसे गुजरती है? ईद सो के सो के क्योंकि गुजरती है? वैसे तो इस लॉकडाउन ने काफ़ी मौका फराहम किया कि वो पूरे रमज़ान की नींद पूरी की जाए, क्योंकि रमज़ान में आप सहरी के बच्चों बाद के सोते स्कूल हैं। ऑफ थे, ये बताएं कि वो वक्त कैसा गुजरा है, क्योंकि बहुत सारी माओं की मैं बात सुनने के लिए बस किसी तरीके से टीचर्स की वैक्सीन करा दें और स्कूल खोलें, बस खुल किसी जाएं। तरीके से। स्कूल का जहाँ तक ताल्लुक है, अब वो ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है जो बच्चे को आपने कंसंट्रेशन वो टीचर क्लास में डेवलप कर सकती है, वो ऑनलाइन बच्चों को कह रही होती हैं स्क्रीन ऐसे करें, और बेचारे बच्चे पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। तो बेचारी जितनी माएँ हैं वो यही सोचती हैं कि भाई स्कूल किसी तरह ऑन हो जाए। और वो एक वायरल भी हुआ था एक जोक के, जी मेरे स्कूल वाले पढ़ाए ना बच्चे को वैसे रख लें। तो वो वाकई जो माएँ हैं वो ज़्यादा इस चीज़ से एग्री करेंगी कि बहुत मुश्किल है कि बच्चों को पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप ऑनलाइन पढ़ाएं, कि कभी आवाज़ कट रही है, कभी कुछ हो रही है, कभी बच्चा सोच रहा है भाई मुझे किसी तरह छुट्टी दे दो, मेरे पेट में दर्द है। तो स्कूल का बस इंतज़ार है कि जल्द से जल्द ओपन हो तो जाए। आप खाना पकाती हैं, मियाँ पकाते हैं, क्या होता है? खाना मिलजुल के पकाते हैं, लेकिन ज़्यादा सास पकाती हैं। अच्छा, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। असल में वो माशाल्लाह शी इज़ वेरी यंग, तो उनको बड़ा शौक़ है कुकिंग का और बड़ी अच्छी कुकिंग करती हैं। और मैं वैसे ही खाने पकाने में बहुत लेज़ी हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे लाइक खाना पकाना लगता है कि ये कोई पनिशमेंट है। तो वो फिर उनकी कुछ हेल्प कर देते हैं, कुछ मियाँ को भी शौक़ है, तो वो मिल मिला के सारा सिलसिला चलता रहता है इस तरह से कि मेरे ऊपर ना आए। मैं कहती हूँ बर्तन धुलवा लो, जो काम कराना करा लो। अच्छा, हमने कुछ मज़ीद बातें भी करनी है, लेकिन हमारे पास दो बहुत ही खूबसूरत गेस्ट और भी हैं जिनको हमने आज यहाँ पे दावत दी है, हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न पे आपने उनको अक्सर देखा है। पाकिस्तान टेलीविज़न का एक बहुत ही बड़ा नाम है वो अंजुम शहबाज साहब, बहुत खूबसूरत गाना गाते हैं, और साथ उनकी बेटी हैं महर शहबाज, और उन्होंने भी अपने वालिद साहब से ही गाना सीखा है। तो आइए अंजुम और महर को यहाँ पर दावत देते हैं और उनसे गाना भी सुनते हैं, ताकि थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाए, और फिर उसके बाद जो है वो हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। मुझे जान
ज़बरदस्त जी, और कितनी खूबसूरत आवाज़ें हैं। कुछ बात भी हम करेंगे अंजुम साहब से, लेकिन ब्रेक से वापस आते हैं। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ मज़ीद बातें करेंगे। ईद मुबारक आप सबको। एक बार फिर ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर में एक बार आपको फिर खुशामदीद और एक बार फिर आप सबको ईद मुबारक। इतना खूबसूरत माशाल्लाह से आपने गाना गाया। अंजुम साहब, गाने का शौक़ कैसे आप में पैदा हुआ? और आपने माशाल्लाह से अपनी बेटी को भी गाना सिखाया है और शी इज़ सच अ वंडरफुल सिंगर। सीखा आपने कहाँ से खुद? एक्चुअली आई एम बॉर्न आर्टिस्ट। मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था हम कलियाँ हम तारे लाहौर से, एक टेलीविज़न से प्रोग्राम होता था बच्चों का। तो आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम एचएसएन कॉलेज। तो वहाँ से हमारी क्वायर जाया करती थी उस प्रोग्राम के लिए ना। वहाँ से फिर शौक़ आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बढ़ता गया। तो फिर उसके बाद घर में किसी ने मना नहीं किया कि क्या? बहुत ज़्यादा। मेरे जो दादा थे वो तो वीसीओ वर्सराय ऑफिसर कमांडर थे। उनकी बहुत कोशिश थी कि आर्मी में जाएं, और उन्होंने कोशिश भी बहुत की। इवन मेरा इंटरव्यू भी उन्होंने रखवा दिया। यहाँ ककूल के पास से एक उनका ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर मैं गया। तो मैं जब ऐसे अंदर इंटर हुआ तो उनका एक फ़ौजी बैठा, बड़ी ही बेसुरी फ्लूट बजा रहा था ना। तो मैंने कहा ऐसे बजाते हैं? वो कहती है आपको आती है? मैंने कहा जी इधर दो। वो सानू नहर वाले बोलते। मैंने लेकर उनसे फ्लूट बजाने शुरू की। ऑफिसर कमांडर जिसने मेरा इंटरव्यू लेना था उसने कहा ये कौन है भाई? वो कहते सुबह जिन्होंने वो करण साहब ने फ़ोन किया था ये उनका पोता है। कहते इसे नहीं रखना। वो कहते क्यों? कहते हो इन्हें ध्यान दे सारी फौज नू फ्लूट से ला देता है, तो बाद में क्या होगा भाई? भी उसी वक्त मुझे ट्रेनिंग से पहले ही मुझे वहाँ से उन्होंने फारिग कर आज दिया। आप उनका शुक्रिया अदा करते हैं ना कि अच्छा किया उन्होंने आपको वापस भेज दी। और फिर उसके बाद ना बड़ी मज़े की आपसे बात शेयर करूं। 23 मार्च का एक प्रोग्राम हुआ था। उस वक्त जनरल मुशर्रफ साहब थे GHQ में। तो मेरे हिस्से में जो एक सॉन्ग आया था अपनी जान नज़र करूं अपनी वफा पेश करूं, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से गा दिया। तो वो उन्होंने मुझे एक एजाज़ दिया जो आर्मी का होता है ना, ख़ास एजाज़, वो मुझे दिया कि वो इस लड़के को दो भाई, ये बहुत अच्छा गा रहा है भाई इसको। वो मैं लेकर जब घर आया तो दादा कहते वो ये तो आर्मी वाले मिलता तेनों कितों मिल गया? मैं कहा जी तुसी भी गाना सीख लेंदे तो आज थानू भी मिल जाता। फौज में जाने से जो नहीं मिला वो गाना गा। जो पैशन है वो। जी जी बिल्कुल। तो महर को शौक था या आपको देख के या आपने शौक पैदा किया जी इसमें? महर ने तो आई थिंक 3 क्लास में थी जब इसने 1 क्लास में थी जब PTV से, क्योंकि मैंने PTV से ही हूँ तो पाकिस्तान टेलीविज़न से मुझे रीजनल और नेशनल दोनों अवार्ड मिले। तो महर ने 1 क्लास में टाइटैनिक। I was in 1 class when I sang for the first time in front of cameras. First time था और बहुत छोटी थी, और उस वक्त एक इंग्लिश सॉन्ग याद कर लेना बहुत बड़ी बात होती है। 1 क्लास का अभी भी बच्चा बहुत बड़ी छोटा बात है। और इंग्लिश बाबा ने हमारी मुझे second लिख कर language दिया। है तो। टाइटैनिक सॉन्ग था, वो मैंने गाया वहाँ पर और सब ने बहुत अप्रिशिएट किया। प्रोड्यूसर जो थे उस प्रोग्राम के, वो बाबा को कहते यार इसे सिंगर बनाओ, इसकी आवाज़ में इसमें वो टैलेंट है, इसमें वो चीज़ मुझे नज़र आती है। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, फर्स्ट शी नीड टू कंप्लीट हर एजुकेशन, आफ्टर दैट जो करना होगा इस पे है, मतलब सिंगर बनना है, कुछ भी करना है कर, लेकिन एजुकेशन मस्ट है। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग MPhil इन माइक्रोबायोलॉजी। तो ये है कि एजुकेशन साथ साथ है और सिंगिंग इनसे सीखती हूँ। आई एम सो ब्लेस्ड क्योंकि इनसे अच्छा मेंटोर जो दादा के वजह से इनके साथ वो आपके साथ तो नहीं हो रहा ना। नहीं, घर में आपको उस्ताद मिल गया। बिल्कुल She बिल्कुल। received a presidential award, you know. बेस्ट सिंगर ऑफ द ईयर 2018 प्रेसिडेंशियल अवार्ड होल्डर। थैंक यू सो मच, आप दोनों आए। आप लोगों से भी हमने और भी गाना सुनना है। थैंक यू। अब फैसल साहब, पॉलिटिक्स में तो हमें पता है कि पॉलिटिकल जो सारा सिनेरियो है उसमें क्या क्या शौक क्या है, हॉबीज़, किताबें पढ़ने का, म्यूज़िक सुनने का, मतलब बड़े क्लीशे किस्म के जवाब हैं, लेकिन क्या क्या शौक है आपको? नहीं, किताब वगैरह का कोई शौक नहीं है पढ़ने का। शिकार करने का शौक। जी, शिकार करने का शौक है। हाँ, क्योंकि आपके सर्दियों में। फेसबुक पे अक्सर ही लिखा हुआ होता है, क्यों शिकार करते हैं आप? देखिए, सर्दियों में शिकार एक शौक है, शिकार करते हैं। आपसे अब पूछे क्यों है आप एंकरिंग करते हैं, तो हर किसी के अपने शौक हैं। तो सर्दियों में कैंपिंग और शिकार करना ये शौक है। बाकी तो सिर्फ अपने इलाके में कैंपिंग करते हैं नहीं, पूरे? मुख्तलिफ इलाकों में, बलूचिस्तान में भी जाते हैं, सिंध में भी जाते हैं। तो यू हैव अ इलाकों में। ग्रुप फ्रेंड्स का या मुख्तलिफ लोग साथ जाते हैं? दोस्त हैं उनके साथ जाते हैं। फिर जो होस्ट होते हैं वो डेफिनेटली वो भी शिकारी होते हैं जिनके पास जाते हैं। तो एक आउटिंग है, कैंपिंग है। ज़रूरी नहीं कि आपको तो गोश्त बाज़ार में मिल जाता है।
बट ये क्या है कि आप 2-3 दिन के लिए कैंप करते हैं, 4 दिन के लिए कैंप करते हैं, उधर आउटिंग हो जाती है, ज़रा दुनिया से आप कट ऑफ इसके हो अलावा जाते हैं। कुछ और सेकंड प्रायोरिटी पे? सेकंड प्रायोरिटी तो बस सियासत है फिर। सियासत है। सियासत से टाइम मिलता है वैसे? सर बस शिकार के लिए टाइम निकाल लेते हैं, अदर आप और हॉबीज़ कर नहीं सकते। देखें आप पॉलिटिक्स जो 24 आवर है, और अब अगर आप देखें कि कोई और अगर आप जिम जाएं या कोई और गेम करें, वो नॉर्मली शाम को होती है, और शाम को जो आपका कारोबार शुरू हो जाता है 7 से 11 बजे तक, वो हमें छोड़ते नहीं है। हमारा कारोबार 7 से 11 बजे तक किसी न किसी चैनल पे आपको 1-2 चैनल्स करने पड़ते हैं। अब क्योंकि मैं पार्टी के इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हूँ, तो फिर डेफिनेटली जिम्मेवारी भी होती है, तो आपको 1-2 चैनल में प्रेजेंस जो है वो ज़रूरी होती है। कोई 8 बजे प्रोग्राम होते हैं। अब हम लोग सियासतदानों का ये है कि जो टीवी शोज़ पे जाते हैं वो नहीं कहीं खाने पे जा सकते हैं रात को, ना कोई फंक्शन कर सकते, क्योंकि आप किसी के पास खाने पे जाएंगे बोलेंगे मेरा 8 बजे टीवी प्रोग्राम है, किसी को बोलेंगे 10 बजे मेरा टीवी प्रोग्राम है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये टीवी वालों को ख्याल रखना चाहिए, डिनर करें। हाँ, पहले रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। अफशां, क्या हॉबीज़ है आपके? अच्छा, मेरी हॉबीज़ जो है ना वो चेंज होती रही हैं। बचपन में तो जैसे ट्रांसफॉर्मेशन मुझे लगता है कि एज के साथ साथ कभी मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, नॉवल, स्टोरीज़, बुक्स, जो कि अभी थोड़ी सी मेरी जॉब की वजह से कम हो गया है। लेकिन एक चीज़ मेरी ज़्यादा इन्हेंस हो गई है, वो है ट्रैवलिंग। मतलब मुझे अच्छा लगता है घूमना फिरना, जाना, साइट्स देखना, तो ये मेरा वक्त के साथ साथ शौक़ बढ़ता चला गया। तो अभी मुझे लगता है कि वो रीडिंग भी अपनी जगह इंटैक्ट है, लेकिन ज़्यादातर मुझे जो शौक़ है वो बस कहीं ना कहीं ट्रैवल करना। आपको ईद कार्ड्स वाला ज़माना कैसा लगता था? फैसल साहब ने तो कह दिया कि सेंड टू ऑल इजी काम है, ये मुश्किल से बच गए हम अच्छा, लोग। मुझे अभी भी मेरी जो चाइल्डहुड मेमोरीज है ना वो इंटैक्ट हैं, और मैं अपने बच्चों को बताती हूँ तो वो उसको हैरान होके देखते हैं, क्योंकि हम पहले पैसे लेते थे, फिर बाकायदा बुक शॉप्स पे जाते थे, वहाँ पे एक बहुत टाइम स्पेंड करते थे पूरा रमज़ान सिलेक्शन ऑफ कार्ड्स पे। अच्छा, जब वो कार्ड्स की सिलेक्शन भी एक मरहला होता था, लेकिन घर आके जो ज़्यादा टाइम लगता था कौन सा कार्ड किसको देना है, तो ये एक बड़ा खूबसूरत होता था, भाई ये किसको, दोस्तों को देना है, रिलेटिव्स को देना है, तो वो एक पूरा टाइम है। फिर मुझे याद है मैं सारे कार्ड्स को रखा करती थी, फिर उनको देखा करती थी कि भाई ये तमाम कार्ड्स में कौन कौन सा कार्ड किस तरह का है, और वो अभी तक माइंड में एक अच्छा फील होता है कि कहीं पे फ्लावर्स होते थे, कहीं ना कहीं पे उस पर शेर लिखे होते थे, कहीं ना कहीं उसमें मेरे घर में अभी भी एक बॉक्स है जिसमें मेरी फ्रेंड्स के कार्ड्स पड़े हैं, सिनिक जी, सीनरीज थी, तो वो वाली जो मेमोरीज है ना वो अभी तक याद है। और फिर कार्ड भेजना, फिर आगे से उसका जवाब रिस्पॉन्स आना, तो मुझे तो लगता है कि ये बहुत ही ब्यूटी थी, बिकॉज इसके अंदर जो इमोशंस आपके कन्वे होते हैं ना, उसमें एफर्ट करके आप भेज रहे हैं, तो नथिंग लाइक इट। अभी तो लगता है मैकेनिकल सा है, बस कहीं से आया उसी तरह फॉरवर्ड कर दिया। तो अब वो हमारे लिए भी रेट्रिक्स सी एक सिचुएशन है कि बस यू समबडी सेंडिंग यू आर सेंडिंग फॉरवर्ड फर्दर। आपको लगता है कि कुछ स्पेशल नहीं है आपके लिए कोई फीलिंग्स? बिल्कुल, क्योंकि मुझे यही लगता है कि वो ऑर्गेनिक होता था, उसमें आपकी फीलिंग्स होती थी, आप उनको स्पेशल एफर्ट करके। अच्छा, वैसे मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा, इसमें कार्ड्स अभी तक हैं, मैसेजेस आप किसी वक्त गलती से ही सारे डिलीट हो जाते हैं, या फ़ोन चेंज करना तो सब कुछ गया। अच्छा, इसमें एक और ब्यूटी थी ना, देखें अभी भी मुझे याद है कि हम अपने डेस्क पे उन कार्ड्स को सजाते थे, और कितने दिन तक हम उन कार्ड्स को अपने डेस्क के ऊपर रखते थे। नौरीन, आपको ईद जो थोड़ी सी ट्रेडिशनली ज़ाहिर है हमारे चाइल्डहुड में जो जिस तरह की ईदें होती थी, रमज़ान भी मुख्तलिफ था। अभी आप देखें पूरी रात लोग जागते हैं और पूरा दिन सोते रहते हैं, और ज़ाहिर है एक मतलब कुछ बिल्कुल रूटीन हट गई। आपको वो वाली रूटीन ज़्यादा अच्छी लगती थी, या यू थिंक कि ये ज़्यादा बेहतर है? रूटीन तो अब ज़ाहिर है सबकी चेंज हो गई है। थोड़ी सी मैं वो कार्ड वाली बात को आगे लेके चलती हूँ। अब जो मैसेजेस हम सिलेक्ट करते हैं ना भेजने के लिए, मैं तो बहुत इसके बारे में पर्टिकुलर होती हूँ। अगर मैंने सिलेक्ट भी किया, मैं ख़ुद कोशिश करती हूँ डिफरेंट हो, थोड़ी सी एडिटिंग कराने, क्योंकि इट्स अ वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ योर फीलिंग्स टू अदर्स, टू योर लव वंस, कि आप उनको कितना मिस करें इस ईद पे। मैं तो ईद बड़े भरपूर तरीके से मनाती हूँ। कुछ लोग तो दूसरा बंदे का नाम भी एडिट नहीं करते, और फिर आपको पता लगता है ये किसी और के नाम का कार्ड आपके पास आ गया। वो उस होता है, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, फिर एडिटिंग अच्छी करनी चाहिए। मैं तो चांद को भी बहुत मनाती थी, क्योंकि मुसलमान के लिए रोज़े के बाद ये 3 खुशियाँ ही हैं, एक अफ्तार करने के वक्त, एक अपने रब से मिलने के वक्त, और एक ही ईद की खुशी है। फरूख, आपके हॉबीज़ क्या हैं? और आपको मतलब मैं पुराना ज़माना इस तरह से कह रही हूँ जैसे कोई हमें एक सदी नहीं, वैसे तो वी आर द जनरेशन जिन्होंने एक सदी क्रॉस की है ना, तो हम पिछली सदी की बात कर रहे हैं, ये तो ट्रू है। लेकिन मेरे मेहमान नाराज़ हो जाए ना, कहें कि तुम तो हमें 70-70 साल का दिखा रही हो, इस वजह से नहीं कह रही। पुराने ज़माने की और आज की ईद में क्या फ़र्क है?
मेरे ख्याल से वो इतनी खूबसूरत ईद थी कि पूरी रात वो मेला सजता था, सारी रात चूड़ियाँ ढूंढते थे। अभी कुछ साल पहले की बात है कि F7 में जाके मेहंदी के स्टॉल से मेहंदी लगवा रहे हैं और ऐन वक्त पे वो जो दुपट्टा पीको हो रहा था। मैंने तो कोविड की वजह से रमज़ान से पहले ही अपनी ईद की शॉपिंग कंप्लीट कर ली ताकि रमज़ान में या 11th आवर पे आपको जाके ख्वार ना होना पड़े। तो वो ईद याद आती है तो एक ख्वाब लगता है कि क्या ऐसे भी होता था। अभी जैसे वो ईद कार्ड की बात हुई तो मेरी चाइल्डहुड मेमोरी हुई और मैं बहुत ख़ास तौर पे अपनी कुछ दोस्तें थी उनके लिए स्पेशली वो कार्ड लिया करती थी। एक बजट बनाया होता था कि भाई ये 25 रुपए के या 50 रुपए के कार्ड्स लेने और ये इस दोस्त को भेजने। और वो फिर वो दोस्त भी बड़े फ़ख्र से सारे स्कूल को दिखा रही होती थी कि ये देखो ये मुझे कार्ड मिला है। तो वो बड़ी खूबसूरत यादें थी और बड़ा खूबसूरत वक्त था, कोविड फ्री वक्त था कि आप जा रहे हैं, आप चूड़ियाँ ढूंढ रहे हैं, आप चीज़ें ढूंढ रहे हैं, पूरी पूरी रात आप मार्केट में फिर रहे हैं और सुबह घर आ रहे हैं। तो अभी की ईद तो बहुत डिफरेंट है। एक ब्रेक तो नहीं है, बहरहाल आज की जो गुफ्तगू है ये कल भी जारी रहनी है। सो हम यहाँ पर इस गुफ्तगू का सिलसिला थोड़ी देर के लिए तोड़ेंगे। एक और मेहमान ने भी हमें ज्वाइन करना है, एक हम गाना भी और सुनेंगे, थोड़ी सी कुछ मज़ीद बातें अपने मेहमानों से करेंगे। तो आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। कल यहीं से इसी जगह से इस सिलसिले को दोबारा जोड़ेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए। एक बार फिर आपको बहुत ईद मुबारक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कल मिलते हैं।